कहानी का शीर्षक है उद्धारकर्ता। रात के समय सब फुर्सत में बैठे थे। पारिवारिक मीटिंग चल रही थी। हंसी मजाक का बाजार गर्म था। रुक्मणी अपने तीनों बेटों व बहुओं के साथ बातचीत में खूब रस ले रही थी। रिश्तेदारों की टांग खिंचाई हो रही थी। अचानक रुक्मणी ने कहा, भाई तुम लोग कुछ भी कहो, तुम्हारी बुआ के बेटे दिनेश ने तो खूब तरक्की की है। इतना बड़ा मकान बनवा लिया, दो गाड़ियां खरीद ली और कारोबार भी खूब ही अच्छा चल रहा है। मंझला बेटा सुधीर थोड़ा ईर्ष्यालु प्रकृति का था। उससे किसी की प्रशंसा सहन नहीं होती थी। वो अपने को दुनिया का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। तपाक से बोला, क्या बात कही है माँ, दिनेश भी कोई आदमी है? वो तो गधा है, गधा। उसका लड़का तो है ही नहीं, चार बेटियां हैं, उसका उद्धार कैसे होगा? हमारे शास्त्रों में लिखा है, बिना पुत्र के मनुष्य का उद्धार नहीं होता। सुधीर बाबू की पत्नी प्रमिला बहुत ही हंसमुख और मजाकिया स्वभाव की महिला थी। उसने तपाक से नेहले पे दहला मारा, अच्छा, हमें अभी तक ये पता नहीं था कि बबलू ने आकर तुम्हें गधे से आदमी बनाया है। सुधीर जी ने आंखें तरेरते हुए घूर कर पत्नी को देखा और क्रोध से कहा, अपनी सीमा में रहा करो, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। वास्तविकता ये थी कि सुधीर जी के घर पुत्र की आशा में प्रति तीसरे वर्ष एक कन्या का पदार्पण हो रहा था। घर वाले सब परेशान थे। परंपरावादी परिवार, माँ को पोते की जबरदस्त लालसा, सबके सामने रो रो कर कहती, मेरा बालक सा बेटा, चार छोरियां हो गई, यो कैसे संभालेंगो? खैर ईश्वर ने सुनी और 5वें प्रयास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सुधीर जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। बार बार जाएं और बच्चे की नैपी खोल खोल कर देखें और तृप्ति से कहें, हाँ है तो लड़का ही। सब इनके इस पागलपन पर खूब हंसे। 4 बहनों का लाडला भाई बड़े लाड़ चाव से बड़ा हो रहा था। उसके लिए संसार की सारी नियामतें उपस्थित थी। बच्चा अपने आप को शहंशाह समझने लगा। लाड़ प्यार ने उसका दिमाग बिगाड़ दिया था। शनै शनै समय पाकर 4 बहनों की शादियां हो गईं। बबलू की पढ़ाई भी पूर्ण हो चुकी थी। अच्छे रिश्ते आने लगे और एक सरकारी अधिकारी की इकलौती कन्या से उसका विवाह हो गया। समय का पहिया अपनी गति से चल रहा था। दोनों बड़ी बहनें एकता व दिव्या एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट में रह रही थी। उनके पति एक ही दफ्तर में कार्य करते थे। छोटी दोनों भव्या व नव्या अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया अपने अपने पतियों के साथ चली गई थी। बबलू एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य कर रहा था। सुधीर बाबू अब काफी थक चुके थे। इतना परिवार होते हुए भी दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। ये आज के युग की विडंबना है। बुढ़ापे में दंपति को अकेले ही रहना होता है और खुदा न खास्ता दोनों में से एक चला जाए तो दूसरे की दशा ही शोचनीय हो जाती है। और हुआ भी यही। एक दिन सुधीर बाबू अपने पुराने ऑफिस किसी कार्यवश गए थे। वहीं उनको जबरदस्त हार्ट अटैक आया और संभलने का मौका दिए बिना ही उनको साथ ही ले गया। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। तुरंत घर सूचना भेजी गई। बेचारी प्रमिला जी पड़ोसी के साथ दफ्तर पहुंची। मृत शरीर को घर ले जाया गया। पुत्र व पुत्रवधू को सूचना भेजी। रिश्तेदारों को भी सूचित किया। दोनों छोटी बेटियां तो विदेश में रहती ही थी। संयोगवश दोनों बड़ी बेटियां भी बहनों के पास घूमने गई हुई थी। सबको एकत्रित होने में समय लगता। बेटा व बहू बैंगलोर रहते थे। वो लोग पहली फ्लाइट से आ गए। दूसरे दिन क्रियाकर्म के पश्चात बबलू ने घोषणा कर दी कि मैं समस्त कार्य निपटाकर 4 दिन पश्चात बैंगलोर वापस चला जाऊंगा। दोनों पति पत्नी ने रात्रि को सलाह की और माँ से 15-20 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। साथ ही मकान बेचने की भी इच्छा जाहिर की कि इतनी दूर से रोज रोज आना मेरे बस की बात नहीं है। मकान बेचने के लिए तो माँ ने स्पष्ट मना कर दिया। बबलू व बहू मधु ने सोचा, इस समय 4 बहनें अनुपस्थित हैं। माँ को वैसे भी समझ क्या है और इस समय सदमे की स्थिति में है, सो अवसर का लाभ उठाओ। दूसरे दिन बैंक जाकर बबलू ने सारे जेवर, नकदी, सावधिक जमा योजनाओं के कागजात सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिए और माँ से कहा, आप थोड़ा बहुत सामान लेकर चलने की तैयारी कर लो। थोड़े दिन बाद मैं एक चक्कर और लगा लूंगा। तब तक आप मकान बेचने के बारे में सोच लेना। माँ हाँ ना की स्थिति में थी ही नहीं। बेटे बहू के कहे अनुसार यंत्रवत सब कार्य करती रही। पति की मृत्यु के 5वें दिन ही ये लोग बैंगलोर के लिए रवाना हो गए। बेटियां अभी आ भी नहीं पाई थी।
बैंगलोर में बबलू एक बहुमंजिला इमारत की 8वीं मंजिल पर रहता था। बैंगलोर में बबलू व मधु अपनी दोनों पुत्रियों के साथ अपनी नियमित दिनचर्या में व्यस्त हो गए। इधर प्रमिला जी की दिनचर्या में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। फ्लैट की घुटी घुटी जिंदगी उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। बबलू के ऑफिस जाते ही मधु अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग, किटी पार्टी, ताश पार्टी आदि में मस्त हो जाती। दोनों बेटियां स्कूल, कॉलेज चली जाती। मधु जाते समय हमेशा अपने कमरे को ताला लगाकर जाती थी। टीवी भी मधु के कमरे में ही होता था। प्रमिला जी सूनी सूनी निगाहों से अपने कमरे में पड़ी अपनी शोचनीय दशा पर विचार करती रहती। दिल्ली में पास पड़ोस की महिलाओं से गपशप, शाम को पार्क में घूमने जाना, रिश्तेदारों का आना जाना, हर रविवार को पुत्रियों सहित पारिवारिक सम्मेलन में समय का पता नहीं चलता था। यहाँ तो पहाड़ सा दिन काटना ही मुश्किल था। बदली परिस्थितियां, बदला परिवेश व विपरीत वातावरण में वे अपने को ढाल नहीं सकी। स्वास्थ्य तो पहले ही ज्यादा अच्छा नहीं था, अब मानसिक तनाव के कारण पलंग से ही लग गई। 1 वर्ष बीत गया था। बबलू व मधु ने माँ की इस मानसिक दशा की ओर कभी ध्यान नहीं दिया था। प्रमिला जी दिनों दिन निढाल हो रही थी। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। एक दिन मौका देखकर प्रमिला जी ने बबलू से दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। इधर एकता व दिव्या को भी माँ की याद आ रही थी। दोनों बहनें बिना सूचना दिए ही फ्लाइट पकड़कर बैंगलोर आ गई। बहनों को आया देखकर बबलू मधु हड़बड़ा गए। दोनों बहनें माँ की दशा देखकर रो पड़ी। इतनी हंसमुख और खुश मिजाज माँ की ये क्या दशा हो गई। माँ व भाई भाभी से खूब लड़ी कि हमें खबर क्यों नहीं की। वो क्या जवाब देते। माँ फालतू फर्नीचर की तरह सारा दिन उपेक्षित सी पड़ी रहती थी। अब दिव्या व एकता ने घोषणा कर दी कि हम माँ को अपने साथ ले जाएंगे। दोनों बड़ी बहनों ने बबलू को माँ की सारी संपत्ति व जेवर अपने कब्जे में रखने पर खूब शर्मिंदा किया और साम दाम दंड भेद से काम लेकर माँ के गुजारे के लिए एक बड़ी रकम की किश्त बंधवा कर ही दम लिया। बबलू घिर गया था, अतः विवश होकर हाँ करनी पड़ी। दिल्ली पहुंचने पर दोनों बेटियों ने सर्वप्रथम माँ का इलाज करवाना प्रारंभ किया। मनोनुकूल परिस्थितियों में प्रमिला जी के स्वास्थ्य में बहुत शीघ्रता से सुधार हुआ। संयोगवश एकता व दिव्या की बिल्डिंग में ही एक कमरे का फ्लैट खाली हुआ था। वो प्रमिला जी के लिए ले लिया गया ताकि उन्हें किसी तरह की ग्लानि न हो। दोनों बहनें बराबर माँ की सेवा करती व उनका ध्यान रखती थी। पुराना मकान किराए पर चढ़ा दिया। अब दोनों बहनों ने एक योजना बनाई कि माँ कहीं भी आने जाने में असमर्थ है तो उनके मनोरंजन के लिए प्रति माह बहन, भाभी, भांजी, भतीजियां आदि की एक मीटिंग रखी जाए। ये क्रम बारी बारी से चलेगा। इससे सब आपस में एक ही जगह मिल भी सकेंगे, दूरियां कम होंगी और मनोरंजन भी होगा। दोनों बहनें माँ को घुमाने फिराने भी खूब ले जाती थी। अब प्रमिला जी की सूखी बगिया में नव जीवन का संचार होने लगा और एक दिन वो कह उठी, हे मेरे उद्धारक, अपने पिता को तो पता नहीं तूने गधे से आदमी बनाया था या नहीं, किंतु माँ को तो आदमी से गधा बना ही दिया था, और वो भी ऐसा कि वो रेंक भी ना सके। ये तो भला हो इन बेचारी बेटियों का जिन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया।